हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज था प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का टेस्ट थर्ड, जिसमें सिलेबस था फर्स्ट और सेकंड टेस्ट का, दैट इज कंप्लीट 11th। आई होप आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग कंटिन्यूअसली अपने स्कोर्स को बढ़ा रहे होंगे। दिस प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्टेइंग अहेड इन दिस कॉम्पिटिशन। So let's discuss the answers of today's test of zoology portion. सिलेबस में कंप्लीट फिजियोलॉजी आई थी आपको, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन is about the body fluids and circulation. पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है वो किससे मैच कर रहा है? मैच द कॉलम में। तो पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, तो ए का हमारा हो जाएगा बच्चों आर। बाइकस्पिड वॉल्व जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द मिट्रल वॉल्व, तो बाइकस्पिड वॉल्व के लिए हो जाएगा एस। लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है आकर पल्मोनरी वेन, तो सी का हो जाएगा पी। और राइट वेंट्रिकल जो है उससे अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी, तो डी का हो जाएगा क्यू। तो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, वेयर कुड वी फाइंड अवर आंसर? आर एस पी क्यू। सो ऑप्शन डी जो है वो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 136 का ऑप्शन होगा डी। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 137। इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। मैन और मैमल्स में एयर जो है वो बाहर से लंग्स की तरफ में किस पैसेज के द्वारा आती है? तो किस पैसेज के द्वारा आती है? सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद में आता है हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, आफ्टर ट्रैकिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वेलाई। ये सीक्वेंस है हमारा। चलिए मैच करें। नेजल कैविटी लेरिंग्स, लेरिंग्स नहीं होता, ये गलत हो गया। नेजल कैविटी फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स पहले नहीं आते हैं तो इसीलिए सेकंड वाला जो है ये भी गलत हो गया। नेजल कैविटी लेरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स एल्वेलाई, लेरिंग्स पहले नहीं आता। नेजल कैविटी फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो रहा है। 137 का हो जाएगा डी। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पर डरना नहीं है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, सेल्स के अंदर पहुंचकर उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाता है 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में। क्लियर है? तो ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनडायरेक्टली यूज किया जाता है टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स मतलब ग्लूकोज, है ना। स्टेटमेंट सेकंड है CO2 इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो लेट्स सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे सही है। क्लियर है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, which substances are reabsorbed in the collecting duct? कलेक्टिंग डक्ट में कौन से सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा? कलेक्टिंग डक्ट में किन सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा? यूरिया और वाटर। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड दैट विल कम आउट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये लाइन कहती है हमारी एनसीईआरटी, है ना। और वाटर का तो होगा ही रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन तो हाइपोटोनिक रह जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमारा प्रोबेबल ऑप्शन अभी तो हमें लग रहा है ए। आगे भी देख लेते हैं। ग्लूकोज इसमें नहीं आएगा, हाइड्रोजन और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, इनका तो सिक्रीशन होता है ना। फिर उसके बाद में वाटर, हाइड्रोजन एंड यूरिया। अब कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि हो सकता है कि डी प्रोबेबल ऑप्शन हो, पर बच्चों यहाँ आ रहा है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसका क्या होता है, सिक्रीशन। तो इसका होता है सिक्रीशन, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन 139 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 140। We can produce a concentrated or dilute urine. This is facilitated by a special mechanism. ये तो मैमल्स की विशेषता है कि मैमल्स जो है वो कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी में पानी कम होता है। डाइल्यूट यूरिन तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, एलिमिनेशन जो है वो यूरिन का नहीं हो पा रहा है, तब उस समय पर डाइल्यूट यूरिन होगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब डाइल्यूट यूरिन टू कंसंट्रेटेड यूरिन ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू, ये तो हमें याद है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, जहां पर हेनले लूप और वासा रेक्टा इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर इस मैकेनिज्म के थ्रू कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट यूरिन का प्रोडक्शन हो सकता है। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी, पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होती। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, नो, कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, बट मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, काउंटर करंट। रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन एंड डीसीटी एंड पीसीटी, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 140 का हो जाएगा डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ट्रू अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में क्या सही है ये हमें देखना है। इट इज नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, बिल्कुल गलत। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इट सिक्रीट्स एंजाइम, नहीं एंजाइम थोड़ी, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी गलत है। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन, ये सिर्फ रिलीज करता है और स्टोर करता है, पहले स्टोर करेगा और फिर रिलीज करेगा द हार्मोन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। और कौन से हार्मोन ये स्टोर करता है और रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो ये स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद में फर्दर रिलीज करेगा। क्लियर है बच्चों। तो 141 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। क्रिटिनिज्म ऑकर्स ड्यू टू। अब ये क्रिटिनिज्म हमने कहां पढ़ा है, पहले वो रिकॉल कर लें। क्रिटिनिज्म हमने पढ़ा है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। अब कैसे पढ़ा है हमने, हाइपोसिक्रीशन होता है, ठीक है, क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ होता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, प्रेग्नेंट फीमेल में। तो प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हाइपोसिक्रीशन होता है थायरोक्सिन का, तो उसकी वजह से क्रिटिनिज्म होता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, कुड बी कंसीडर्ड। हाइपर सिक्रीशन से होता नहीं है, एड्रीनल ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं, अगेन एड्रीनल ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं। क्लियर कट आंसर है बच्चों हमारा हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ हार्मोन्स हाउ मेनी आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। इस लिस्ट में से हमें बताना है कि कितने जो है वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, टीसीटी। अब टीसीटी अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं है, टीसीटी पेप्टाइड होता है। पीटीएच जो है ये भी कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड। मेलेटोनिन जो है, ये मेलेटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, पेप्टाइड। ईस्ट्रोजन जो है ये तो सेक्स हार्मोन है, तो ये हो गया स्टेरॉइड। बचा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है यही एक अकेला हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 यानी कि डी। क्लियर है, ठीक है। तो 143 में हमें ये पूछा गया था कि कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव्ड हार्मोन है। तो अमीनो एसिड से डिराइव्ड हार्मोन एक ही है, दैट इज एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन ऑप्शन 1 डी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 144। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब हमें ये बताना है, सिलेक्ट ए एंड बी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहां हो रहा होगा, यही पूछा होगा डेफिनेटली। अब ए वाला जो है ये हम ही सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर
फॉरवर्ड कंडीशन में हो रही है तो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एल्वेलाई पर, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होता है, टिश्यू के लेवल पर इसका डिसोसिएशन होता है। लेट्स फाइंड आउट बी इन लंग्स, ये तो गलत ही है, बी वाला लंग्स शो कर ही नहीं रहा है, बी वाला तो टिश्यू शो कर रहा है। ए इन लंग्स रिप्रेजेंट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ए जो है वो लंग्स में हो रहा है और वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है, कुड बी कंसीडर्ड एज अवर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी देख ले, बी इन टिश्यूज, ठीक है, बी टिश्यूज में है, रिप्रेजेंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, नहीं, टिश्यूज में कभी भी ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होता, टिश्यू में ब्लड का डीऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है टिश्यूज में से निकलकर। ए इन टिश्यूज, टिश्यू में ए नहीं है, तो बच्चों हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 144 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कि ए जो है वो लंग्स के लेवल पर हो रहा है और वो ब्लड का ऑक्सीजनेशन शो करेगा, बी जो है वो टिश्यूज के लेवल पर हो रहा है और वो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है इतना, ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 145। इफ एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज डिक्रीज्ड, यदि ब्लड का एडीएच लेवल जो है वो कम हो जाता है तब क्या होगा। एडीएच जो है इसे अपन कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज द वैसोप्रेसिन, है ना। तो एंटी डायूरेटिक जो है ये तो कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वैसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये अगर कम हो जाएगा तो ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा मतलब यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इसमें दिया हुआ है, इंक्रीजेस इसमें दिया हुआ है, बाकी दोनों को वैसे ही हटा दो, एलिमिनेट कर दिया हमने। तो अगर एडीएच कम होता है तो एडीएच के कम होने की वजह से वाटर का पहली बार तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो यूरिन आउटपुट तो बढ़ जाएगा डेफिनेटली, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, यूरिन जो है उसका आउटपुट तो बढ़ गया है और ये क्या है, वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एडीएच कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी, वॉल्यूम ऑफ यूरिन विल इंक्रीज एंड ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज, क्योंकि वैसोप्रेसिन कम हो जाएगा, वैसोप्रेसिन अगर कम हो गया तो वेसल्स को प्रेस करने वाला कोई नहीं रहेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है, तो 145 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, मैच द कॉलम, सीरीब्रम, सीरीब्रम से क्या मैच होगा, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, मैच कर दिया अपन ने सेकंड, सेरिबेलम बैलेंसिंग के लिए होता है, बी का अपन ने बता दिया 1, मेड्यूला पेरिस्टालसिस और हार्ट बीट सारी जो हमारी वाइटल एक्टिविटीज होती है दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, हाइपोथैलेमस जो है सिक्रीशन ऑफ न्यूरो हार्मोन यानी कि हो गया थर्ड, तो 2143 ये फाइंड आउट करें, चलो 2143, ऑप्शन ए में 2143 आ रहा है तो 146 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं इसमें। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस क्रिटिनिज्म, अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म लिखा है यहाँ पर थायरॉयडिज्म नहीं लिखा है तो ये गलत, काफी सारे बच्चों ने इसे बस हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा होगा और सही करके आ गए होंगे, है ना। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉजेस क्रिटिनिज्म गलत, थायराइड ग्लैंड secretes a steroid hormone to increase the blood calcium level, steroid hormone तो कोई सा भी थायराइड से सिक्रीट नहीं होता, गलत है। थायरोकैल्सिटोनिन एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, ये बोन्स पर एक्ट करके बोन्स का रिसॉर्प्शन यानी डिमिनरलाइजेशन करवाता है, नहीं, ये तो ब्लड वे से कैल्शियम को भेजता है बोन्स के पास में और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग करवाता है। यस, मेरे बच्चे बिल्कुल सही करके आए होंगे ये। थायराइड हार्मोन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है, थायराइड हार्मोन जो है वो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी कि इरिथ्रोपोएसिस में बिल्कुल मदद करता है, बिल्कुल सपोर्ट करता है, तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। क्लियर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 148, कार्डियक आउटपुट,
कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन जरा रिकॉल कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग 1 मिनट। 1 मिनट में हर एक वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप आउट किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? कार्डियक आउटपुट। देखें, is variable, its amount depends on physical activity। कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है और उसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है फिजिकल एक्टिविटी पर। बिल्कुल सही। हमने भी तो पढ़ा है कि जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के कार्डियक आउटपुट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो आपकी बॉडी का जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सही है। The amount of blood pumped out by left and right ventricles per minute remains constant regardless of physiological changes or demands। ये बिल्कुल गलत है। It is the amount of blood pumped out by left or right ventricle per minute। Left और right ventricle यानी कि each ventricle per minute। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा डी। 148 का ऑप्शन क्या लगाएंगे अपन? डी। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों इसमें सही है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन पैसिव नहीं होती। पैसिव आप उसको बोलोगे जहां पर कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, जबकि इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो बिल्कुल इंस्पायरेशन तो पैसिव प्रोसेस हो नहीं सकती। गलत स्टेटमेंट है। इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। इसको सही मान सकते हैं। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर एक्टिव प्रोसेस, दोनों एक्टिव नहीं है। एक्सपायरेशन तो एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन पैसिव है और इंस्पायरेशन एक्टिव है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। इंस्पायरेशन एक्टिव है, एक्सपायरेशन पैसिव है, क्योंकि इंस्पायरेशन के समय पर दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक्सपायरेशन के समय पर उन्हीं दोनों मसल्स का, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। क्लियर है? तो सही स्टेटमेंट कौन सी है बच्चों हमारी? सही स्टेटमेंट इज बी। क्लियर? नेक्स्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय। एडीएच हार्मोन किससे सिंथेसाइज होता है? एडीएच हार्मोन सिंथेसाइज होता है बाय द हाइपोथैलेमस। किससे सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस से। रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एक्ट ऑन। तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, बना, न्यूरोहाइपोफाइसिस से बाहर रिलीज हुआ, तो मतलब ऑप्शन ए या बी हो सकता है। एक्ट किस पर करता है? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर। एलओएच पर तो एक्ट ही नहीं करता है ना, एलओएच तो वैसे ही हट जाएगा, तो ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड एक्ट ओवर डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर ये एक्ट करता है। क्लियर है? तो बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 150 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ब्रेन इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। ब्रेन के कौन से रीजन का जो फंक्शन है वो उसके साथ में सही जोड़ा गया है वो हमें देखना है। सेरिबेलम बैलेंसिंग करवाता है, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम डिवाइड्स बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नहीं, ज्वाइन करता है ये तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर व्हिच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, ये काम तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कैलकुलेशन, ये काम है सेरिब्रम का। तो जो हमारा सही मैचिंग है वो कौन सा है कि सेरिबेलम बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो 151 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, गिवन डायग्राम विच वन इज द रिसेप्टर साइट फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर साइट कौन सी है? सबसे पहले तो देखो अपन मार्किंग कर लें। दिस ए विल बी कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल। बी जो है ये क्या हो जाएगा? सिनेप्टिक वेसिकल। सी जो है ये शो कर रहा है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और डी जो है ये हमें शो कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर किस पर होते हैं? रिसेप्टर तो पोस्ट पर होंगे, क्योंकि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से तो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है। तो रिसेप्टर डेफिनेटली किस पर होने चाहिए? पोस्ट पर।
प्री पर तो हो नहीं सकते, है ना। तो रिसेप्टर किस पर प्रेजेंट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के पोस्ट सिनेप्टिक पर, और पोस्ट सिनेप्टिक क्या शो कर रहा है, डी। तो डी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका हमारा डी। क्लियर है, तो 152 का ऑप्शन हो गया डी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 153। असर्शन रीजन आया है, घबराहट होगी, है ना। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसेमिया, पहले तो अपन देख लें हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कम होना, इज रिजल्ट ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन के कम होने की वजह से लंबे समय तक हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो मतलब असर्शन तो गलत हो गया। हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन अगर ज्यादा होगा, कॉजेज ग्लूकोज एबनॉर्मेलिटी टू इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन के कम होने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है, ना कि ज्यादा होने की वजह से, तो ये भी गलत हो गया। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। कितना सिंपल असर्शन रीजन था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हार्ट, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो हार्ट के लिए ट्रू है। एंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, बिल्कुल नहीं, हार्ट तो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है हमारा, है ना। सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, ये ठीक है, थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस बैग एनक्लोजिंग द प्लूरल फ्लूइड, नहीं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है वो हार्ट के आसपास प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड तो लंग्स का फ्लूइड होता है ना। मिट्रल वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, मिट्रल वॉल्व तो बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और बाइकस्पिड वॉल्व तो लेफ्ट साइड वाला वॉल्व होता है। कौन सी साइड वाला होता है, लेफ्ट साइड वाला, तो ये तो गलत हो गया। अब हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो बचा, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। तो 154 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, सही बताना है हमें, करेक्ट मैच। प्लूरल फ्लूइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एयर, प्लूरल फ्लूइड तो विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच का फ्लूइड होता है, उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कोई लेना देना नहीं है। गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन वाटर एंड बॉडी फ्लूइड, ठीक है, गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में, और वो वाटर और बॉडी फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, तो ये सही कंसीडर कर लें। लंग्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो मैडम फिर ये भी तो सही है, गिल्स वाला भी सही है, लंग्स वाला भी सही है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ऑल दी वर्टिब्रेट्स का विदाउट एनी एक्सेप्शन, पर इन वर्टिब्रेट्स में अपन शायद एक तो भूल ही गए होंगे, फिश, फिश ऐसा वर्टिब्रेट है जिसके पास में तो गिल्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ट्रेकियल ट्यूब्स द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है ना, ट्रेकियल ट्यूब्स। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन है 155 का सही ऑप्शन हो गया बी। क्लियर। चलिए असर्शन रीजन अगेन, स्काइफा, स्काइफा बिलोंग्स टू द फाइलम ऑरिफेरा, आई होप इसी तरीके से सॉल्व किया होगा आपने। ब्रेन कोरल जो है सिलेंट्रेटा का है, लिवर फ्लूइड जो है वो प्लेटी हेलमिंथ का है, रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन करते हैं, कंसीडर्ड, ओके करेक्ट मान लिया हमने इसको, है ना। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन with CO2 by simple diffusion over entire body surface, बिल्कुल सही, ये सारे ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी सरफेस से किस तरीके से कर पाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से कर पाते हैं। किस तरीके से करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन असर्शन।
क्लियर? चलिए, ऑप्शन कौन सा लिखा हमने? ऑप्शन हमने बताया है यहाँ पर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट 157. In the given diagram, parts of nephron are labeled as A, B, C, D and E. Choose the correct option. ठीक है, देखो अब ए कह रहा है ये कि इफरेंट आर्टीरियोल है, ए इफरेंट नहीं है, एफरेंट है। बी एफरेंट आर्टीरियोल है, नहीं एफरेंट नहीं है ये, तो मतलब ये तो गलती हो गया। डी वाला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये डी वाला है, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ALH है। ठीक है, फिर ए इज द एफरेंट आर्टीरियोल, ए वाला जो है ये एफरेंट आर्टीरियोल बता रहा है। ठीक है, फिर बी वाला जो है वो इफरेंट आर्टीरियोल बता रहा है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमारा? बी। थोड़ा और देख लें, सी इज पीसीटी, सी पीसीटी है, हाँ ठीक है। डी इज डीसीटी, डी डीसीटी नहीं है, डीसीटी जो है वो तो इसमें मार्क्ड ही नहीं है, बट ये वाला जो है ये है हमारा डीसीटी। ए इज एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, ए इज इफरेंट आर्टीरियोल, ये तो यहीं पर गलत हो गया। तो हमारा प्रोबेबल ऑप्शन क्या बचा बच्चों यहाँ पर? बी। तो बी जो है वो हमारा 157 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, a theory was given for explain of muscle contraction called as sliding filament theory. This theory can be best explained as, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक थ्योरी दी गई है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। प्रोबेबली जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। देखें क्या ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर? एटीपी हाइड्रोलिसिस ऑकर्स इन द हेड ऑफ एक्टिन, एक्टिन के हेड में एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मायोसिन के हेड में एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है। एच जोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्लाइडिंग, एच जोन स्लाइडिंग के समय पर कम होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। जब मायोफिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो एक्टिन छोटा हो जाता है, जबकि मायोसिन जो है वो छोटा नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। Muscle contraction takes place by the sliding of thin filament over the thick filament. Muscular contraction जो है वो thin filament की sliding thick filament पर होती है, उसकी वजह से होता है। अब ये भी सही लग रहा है मैडम, ये भी सही लग रहा है, मायोफिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट हो जाता है और मायोसिन फिलामेंट जो है वो शॉर्ट नहीं होता। फिलामेंट तो कोई सा भी शॉर्ट नहीं होता है ना, एक्चुअली में शॉर्ट क्या हो रहा है? बैंड, आई बैंड जो है वो शॉर्ट होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें फिलामेंट का यूज करना है सिर्फ स्लाइडिंग में, और अगर शॉर्टनिंग आए, लेंथनिंग आएगी, तब हम यूज करेंगे वर्ड बच्चों वहां पर बैंड। ठीक है, तो आई बैंड का जो वहां पर नॉन ओवरलैपिंग रीजन था वो अंदर की तरफ में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्या लिखा हुआ है? फिलामेंट लिखा हुआ है। फिलामेंट लिखा हुआ है तो उसे हम सही नहीं करेंगे, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। गलत है वो बताना है हमें, नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 60 to 160 ये गलत है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml सही है, कार्डियक आउटपुट 5000 ml पर मिनट सही है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 44 to 46 टाइम्स, हार्ट बीट रेट 72 टाइम्स पर मिनट, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स, ये सही है। सही वाले कौन से हैं? बी सही है, सी है, ई है और एफ है। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है हमें, तो नॉट करेक्टली मैच में कौन सा हो जाएगा? ए और डी। तो ए और डी हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच में, तो जो करेक्ट मैच नहीं है वो कौन सा? ए एंड डी। नेक्स्ट, असर्शन, ब्लड ग्रुप ओ इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। बिल्कुल सही, ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर मानते हैं। कारण क्या है उसका यूनिवर्सल डोनर क्यों मानते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ की जो आरबीसी होती है उस पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो जब एंटीजन ही नहीं है तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं होगा। Individuals with blood type O have neither A nor B antigen on the surface of their red blood cell. Reason देखो बिल्कुल सही रीजन है,
ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर माना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं, तो जब एंटीजन ही नहीं, कोई इम्यून रिस्पॉन्स ही जनरेट नहीं होगा, तो यूनिवर्सली सब ऑर्गेनिज्म, सब ह्यूमन बींग्स उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट वाले में नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बच्चों। आई होप आपने यहाँ पर ऑप्शन को रीड करके डी वाला ऑप्शन चूज किया होगा जिसमें दिया हुआ है is a correct explanation of the assertion. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, मैच दी कॉलम में। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होगा। आई होप ये सारी चीजें तो मेरे बच्चों को याद होगी ऑन द टिप ऑफ द टंग। ए का टाइडल वॉल्यूम का आ जाएगा यहाँ पर थर्ड 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता है, डी का हो जाएगा 5। और वाइटल कैपेसिटी जो है दैट इज 3400 टू 3800, ये हो जाएगा हमारा ई का फोर्थ। ठीक है, तो 31254 31254 ऑप्शन आ गया हमारा बच्चों बी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल मैच द कॉलम था। चलिए, इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PCO2, लो PO2, लेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर, सही स्टेटमेंट है क्या? एल्वेलाई में जहां पर हाई PCO2, पर PCO2 तो एल्वेलाई में कम होता है, लो PO2 तो एल्वेलाई में ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया है। इन द टिश्यूज वेयर हाई PO2, टिश्यू में हाई PO2 तो होता ही नहीं है ना, पहली स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड, बोथ आर फॉल्स। ऑप्शन हो जाएगा 162 का ए। क्लियर? रीड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की स्टेप्स हमें पढ़नी है और फिर उसके बाद में हमें इसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। लेट्स स्टार्ट। इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम में इंक्रीज अभी तो नहीं होगा। एयर मूव्स इन, ये तो सबसे आखिरी में होगा, है ना, एयर मूव्स इन आखिरी में लिख लो भी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये हो सकता है सबसे पहले, सी लिख लिया हमने। अब कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, तो सी के बाद ए कर लिया अपन ने। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगी, पर पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पहले लंग्स एक्सपांड करने पड़ेंगे, ई हो गया। फिर आ गया यहाँ पर डी, डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एफ, और फिर उसके बाद में एयर मूव्स इन। तो सबसे पहले बच्चों अपन ने क्या देखा कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। थोरैसिक वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लंग्स को एक्सपांड करना पड़ेगा, तो पहले लंग्स एक्सपांड होंगे, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने के बाद इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो एयर अपने ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ में आ जाएगी, तो CAEDFB ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? तो 163 का ऑप्शन हो जाएगा सी। Which of the following group of animals are amonotelic in nature? अमोनोटेलिक मतलब क्या एलिमिनेट करेंगे? यूरिया एलिमिनेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? एक्वाटिक। अब हमने देखा है यहाँ पर एक्वाटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अपन ने देखे थे? बोनी फिशेस हमने देखी थी, फिर उसके बाद में एम्फीबियंस हमने देखे थे, है ना, एम्फीबियंस थे, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। मेनी बोनी फिशेस, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट। अब एम्फीबियंस और इंसेक्ट में आपने हमें एक्वाटिक थोड़ी लिख के दिया है, एम्फीबियंस जो है वो तो अमोनोटेलिक भी होते हैं, यूरियोटेलिक भी होते हैं, इंसेक्ट्स जो है वो तो यूरिकोटेलिक भी होते हैं, तो इसको अभी अपन चूज नहीं करेंगे। मेराइन फिशेस पहले ही गलत हो गया क्योंकि मेराइन फिशेस तो यूरियोटेलिक होते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, ये गलत है, मैमल्स यूरियोटेलिक है। मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमें दी हुई है, तो 164 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट
अगेन मैच द कॉलम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक जेनेटिक डिसीज है। इस जेनेटिक डिसीज में प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू दी जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब ए का क्या मैच हो रहा है, अपना सेकंड मैच हो रहा है। गाउट, गाउट जो है वो क्या होता है, गाउट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो बी का बच्चों हो जाएगा फर्स्ट। टिटेनी, टिटेनी रैपिड मस्कुलर स्पाज्म ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन, रैपिड स्पाज्म इन मस्कुलर मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड्स। तो सी का हो जाएगा 4। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो डी का हो जाएगा हमारा 3। तो 2143 मैच करें, 2143, 2143 वाला ऑप्शन है बच्चों हमारा ऑप्शन बी। तो 165 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, सेरिब्रल मेड्यूला इज ओपेक। मेड्यूला, मेड्यूला की अगर अपन बात करते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला, मेड्यूला कैसा होता है, व्हाइट, ठीक है, ओपेक हमने मान लिया, व्हाइट इन अपीयरेंस। माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर डिपॉजिटेड इन मेड्यूला ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स में साइटोन होते हैं और अंदर की तरफ में क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। तो मेड्यूला जो है वो व्हाइट है ही इसलिए क्योंकि यहाँ माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन में नॉट दिया हुआ है, वी विल चूज दी बी ऑप्शन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, पर डे एन अडल्ट मैन एक्सक्रीट्स। पर डे एक अडल्ट मैन जो है वो क्या एक्सक्रीट करता है, 1 to 1.5 लीटर ऑफ स्लाइटली एसिडिक pH 6.0 यूरिन हैविंग 40 to 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया। 40 to 60 नहीं होता, 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया पर डे एलिमिनेट होता है। बाकी इंफॉर्मेशन सही है, बस 20 to 30 होना चाहिए था यहाँ पर। 1 to 1.5 liters of liter slightly acidic having 25 to 30 grams of यूरिया। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं। 0 to 1 लीटर गलत है, 0 to 1 लीटर गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया बच्चों, अपना 167 का ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो रिगार्डिंग द ग्रेव्स डिसीज। अब ग्रेव्स डिसीज जो है कहाँ पढ़ी थी आपने, ग्रेव्स डिसीज हमने पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड की जब अपन स्टडी कर रहे थे, और किस वजह से हो रहा था, दिस वाज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हुआ था जिसकी वजह से बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव लीननेस आती है कॉल्ड एज इमैसिएशन, उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। चलिए लेट्स फाइंड आउट द आंसर। इट ऑकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके होल्ड कर लो। हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल, एड्रीनल का कोई लेना देना नहीं है, अगेन एड्रीनल का कोई लेना देना नहीं है, हाइपो से होता नहीं है। करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ 168 इज ए, है ना, कुछ ज्यादा हमें सोचना ही नहीं पड़ा। देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये जैसे हैं, इतनी जल्दी मैंने कैसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि मुझे याद है। तो आप एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग कीजिए, बार बार रीडिंग कीजिए, जिससे आपके दिमाग में जो लाइंस है वो बैठ जाए। ठीक है, देखो बच्चों हम ये भी कहते हैं कि क्या मैडम हमें रटना है, बच्चों रटना इज डिफरेंट थिंग। आप पहले इस चीज को समझ चुके हो, अब समझा है आपने, रिवाइज किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कंसेप्ट आपके दिमाग में है, बट हमारी इस नीट एग्जाम के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज स्पीड, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए हमारे। और अब तो टाइम भी बहुत कम हो गया है, 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे हो गया है। तो बच्चों यू शुड हैव योर स्पीड along with the accuracy। स्पीड तो मेंटेन करना है पर स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं होने देने हैं। तो एनसीईआरटी की लाइंस को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपको कहीं से भी अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको क्लिक कर लें कि ये वाला स्टेटमेंट इस चैप्टर का यहाँ पर मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना फाइन रिविजन होना चाहिए हमारा, और अगर ऐसा ही फाइन रिविजन आपने किया तो बायोलॉजी में आपके 360 ऑन 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 169, select the correct option for hormone and related diseases। इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडस इंसुलिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली,
जाइगेंटिज्म। लेट्स होल्ड। कॉर्टिसोल, अडीसन्स डिसीज, एक्रोमेगाली गलत है। थायरोक्सिन, गोइटर, ग्रेव्स डिसीज एंड एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, तो मतलब ये सही है। ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली एंड जाइगेंटिज्म। अगर छोटे बच्चों में, चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो उसकी वजह से होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। और अगर हाइपोसेक्रीशन होता है बड़े लोगों में तो ग्रोथ कम तो नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, है ना। हाइपर सिक्रीशन की वजह से बच्चों में एक्रोमेगाली होगी, और सॉरी हाइपर सिक्रीशन की वजह से बच्चों में जाइगेंटिज्म होगा और अडल्ट्स में एक्रोमेगाली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों ऑप्शन बी, 169 का बी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पार्ट से वेन्स है, तो वेन्स कौन सा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड। ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करेगी किसमें, राइट एट्रिया में। ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर जा रहा है, नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, लोअर से नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू द राइट एट्रियम, ये ठीक है। तो ए का हो जाएगा हमारा बच्चों पांचवा। इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, तो बी का हो जाएगा हमारा थर्ड। पल्मोनरी आर्टरी जो है, दिस कैरीज, आर्टरी कैरी करेगी ब्लड को, कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद में पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स, लंग्स तक नहीं लेकर जाती है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लेफ्ट एट्रिया, मतलब डी का हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4। तो 5 3 1 4। लेट्स फाइंड आउट दिस 5 3 1 एंड 4, ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो 170 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों बी। क्लियर है। नेक्स्ट, what would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and a stroke volume of 50 ml? अब हमें क्या दिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट हमें निकालना है, हार्टबीट कितनी दी हुई है 70, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml। तो कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 50 है, हार्ट बीट पर मिनट 72 दिया हुआ है, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा आंसर हमारा 3600 ml। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 171 का 3600 ml। अब यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेशन सही किया होगा तो आई होप 3600 लगाया होगा, नहीं तो कई बच्चे यहाँ 360 ml भी लगा के आए होंगे। बेटा गलत बात अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 172, गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क के द्वारा गिल्स यूज किया जाता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड लिखा हुआ है बच्चों इसलिए अपन मान लेंगे, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स अगर होता तो असर्शन गलत हो जाता। Vascularized bag-like structure called as lungs are used by terrestrial animals for exchange of gases। ठीक है, गिल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क के द्वारा यूज किए जाते हैं। वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर लंग्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू यूज किए जाते हैं, बट दोनों में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, कोई लेना देना नहीं है उसका। तो 172 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 173, among below matches which pair of the hormone are not antagonistic? कौन सा एंटागोनिस्टिक नहीं है ये हमें बताना है। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट, तो कौन सा ऑपोजिट नहीं है ये हमें बताना है। इंसुलिन ग्लूकेगॉन एंटागोनिस्टिक है, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन एंटागोनिस्टिक है, एल्डोस्टेरॉन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये भी एंटागोनिस्टिक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्टिक नहीं है। दीज आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन। कैसे है ये, सिनर्जिस्टिक है। सिनर्जिस्टिक मतलब एक जैसा काम करने वाले, तो जो एंटागोनिस्टिक नहीं है वो हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है। चलिए
आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच, करेक्ट और इनकरेक्ट मैच बताना है अपने, है ना। चलिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, आईसी का तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, टीवी प्लस आईआरवी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो गलत है, टीवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम बता रहा है ये हमें, है ना। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है, दिया हुआ है, करेक्ट हो गया ये हमारा, है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी कितना होता है 4600, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है हमारा 2500। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो 2100 आ रहा है, नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 2100 नहीं होता, 1200 ml होता है, मतलब थर्ड भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस आईआरवी, तो टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो 3000 हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2500 हो गया, आ गया यहाँ पर हमारा 500 ml, तो ये हो गया हमारा सही। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट और फोर्थ करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट, ये गलत हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ करेक्ट, मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, बी। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन लगाना पड़ा होगा, वैल्यूज याद रखनी पड़ी होंगी, है ना, बट आई होप ये क्वेश्चन आपका सही गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इससे आपकी रिटेनिंग पावर जो है वो बढ़ेगी, मल्टीपल चीजों को एक साथ याद रखने की जो आपकी टेंडेंसी है ना, वो इससे जरूर इंक्रीज होगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स का हमें क्या दिया हुआ है, चलो, स्मूथ मसल्स डैश डैश एंड डैश, सिलेंड्रिकल तो नहीं होती है, सिलेंड्रिकल तो ये गलत कर दो इसमें, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, स्ट्राइटेड नहीं होती है, मल्टीन्यूक्लिएट तो पहले से नहीं होती, फ्यूजिफॉर्म इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्राइटेड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फ्यूजिफॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा इनवॉलेंट्री और ये हो जाएगा नॉन स्ट्राइटेड, ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, द यूरिन इज, यूरिन हाइपोटोनिक टू ब्लड, ब्लड के हाइपोटोनिक नहीं होती, ब्लड के तो हाइपरटोनिक होती है, गलत, आइसोटोनिक हो नहीं सकती, सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, ब्लड जो है दैट इज 300 मिली ऑस्मोल्स, यूरिन इज 1200 मिली ऑस्मोल, तो मतलब कैसी होना चाहिए यूरिन को, ऑब्वियसली हाइपरटोनिक टू द प्लाज्मा, हाइपरटोनिक टू द ब्लड एंड आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ब्लड के हाइपरटोनिक होती है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है यूरिन, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन यूरिन के बराबर मेंटेन किया जाता है, 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड एमएसएच, ठीक है। In adult female, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular, ये भी ठीक है, अडल्ट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की इरेगुलरिटी आ जाती है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। ग्लूकागॉन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, नो 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 नो, ग्लूकागॉन इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ए बी और सी ये तीनों हमारे सही होंगे, तो 177 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 178, आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन का डेरिवेटिव, स्टेरॉइड जो है वो ईस्ट्रोजन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन, प्रोटीन इंसुलिन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 1 2 एंड 3, तो 4 1 2 एंड 3, ये हो गया हमारा ऑप्शन हो जाएगा 178 का डी। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 179, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ चेम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ये तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स आर जनरली लार्जर, और जो एट्रिया होते हैं उनका तो डिस्क्रिप्शन ही एनसीईआरटी लिखती है, एट्रियाज आर स्मॉलर चेम्बर,
तो वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल बड़े हो जाएंगे, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया जो है वो छोटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों सी। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 180। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज द फॉल्स रिब। बिल्कुल गलत, फर्स्ट 7 रिब्स को तो अपन ट्रू रिब्स बोलते हैं, है ना। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन दैट सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। स्कैपुला पीछे होती है, लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है डोर्सल, सही है सारा कुछ। स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिड्ज, ऊपर की तरफ में रिड्ज होती है, कॉल्ड एज स्पाइन, which project as a flat extended process called as acromion process। बिल्कुल सही है। below the acromion process is a depression। acromion process के नीचे एक डिप्रेशन होता है, called as glenoid cavity। यहां तक भी बिल्कुल सही है, glenoid cavity बोलते हैं उसे। that articulates with the head of femur। नहीं, ये तो शोल्डर ज्वाइंट है ना, तो शोल्डर में किसका आर्टिकुलेशन होगा? शोल्डर में ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होगा। तो ये तो हो गया गलत हमारा, फर्स्ट भी गलत है, लास्ट भी गलत है। ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास में? ऑप्शन बी। बी एंड सी, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्लियर? तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने जूलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और अगर इस बार ये आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, किन पॉइंट्स पर आपकी मिस्टेक हुई है, क्या आपने उसकी सुपरफिशियल रीडिंग करी है, या फिर आपने जल्दी में उसे गलत कर दिया है, कुछ और सोच लिया था, आपका ध्यान कहीं और था, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में नहीं आया। प्लीज अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, क्योंकि मिस्टेक एनालिसिस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप नेक्स्ट वाले टेस्ट में डेफिनेटली अपने नंबर्स को इंक्रीज कर पाएंगे। क्लियर है? टिल देन, गुड लक।